Hello everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at learnohub.com. तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स क्लास 11 बायोलॉजी। तो अब टाइम है बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करने का। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 16 और सभी के सभी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस इस चैप्टर के हो जाएंगे एकदम फिनिश और क्रिस्टल क्लियर। करेक्ट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। Starting with question number 9, how is mycorrhizal association helpful in absorption of water and minerals in plants? तो कैसे mycorrhizal association helpful है पानी और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में? तो पहली बात कि जो ये माइकोराइजल एसोसिएशन है ये किस में देखी जाती है? ये देखी जाती है फंजाई और रूट्स के बीच में, हायर प्लांट्स के रूट्स के बीच में। करेक्ट? तो वाटर और मिनरल्स को कौन एब्जॉर्ब करता है? इनको एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स, प्लांट के रूट्स। तो ये जो एसोसिएशन है ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी? ऑब्वियसली फंजाई जो है वो किसके साथ एसोसिएट करेगा? ऑफ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। करेक्ट? सो इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब एक ऐसी एसोसिएशन जिसमें दोनों मेंबर्स जो हैं इस एसोसिएशन के वो एक दूसरे से कोई ना कोई बेनिफिट ले रहे हैं। करेक्ट? जैसे फंजाई है उसको कोई बेनिफिट मिल रहा है और रूट्स को भी बेनिफिट मिल रहा है। और क्या मिल रहा है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जो फंगल हाइफे हैं, जो फंजाई के जो हाइफे होते हैं उनकी ना सुपरफिशियल आउटग्रोथ होती है अराउंड द रूट्स, या फिर वो रूट के अंदर डीपली पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो मतलब अगर वो सुपरफिशियली प्रेजेंट है, ठीक है, इफ दे आर सुपरफिशियली प्रेजेंट अराउंड द रूट, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं एक्टोमाइकोराइजा। ठीक है? सो इट इज एक्टोमाइकोराइजा। वहीं पर अगर ये पेनिट्रेट कर जाते हैं इनटू द रूट्स, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एंडोमाइकोराइजा। करेक्ट? तो ये दो सिचुएशंस हैं, दो अलग अलग हैं। तो एंडोमाइकोराइजा में तो वो डीप चले जाते हैं कॉर्टिकल सेल्स में, बहुत अच्छे से डीपली वो रूट्स के अंदर चले जाते हैं फंगल हाइफे। करेक्ट? तो इसमें हाइफे जो होते हैं ना, अब इससे क्या होता है, जो हाइफे होते हैं ना उनमें लार्ज सरफेस एरिया होता है। तो जस्ट रिकॉल, हम पहले भी पढ़ रहे थे, लास्ट वीडियो में ही पढ़ रहे थे और हम जनरली भी पढ़ते रहते हैं। जैसे जहाँ पर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है वहां पर ना जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन देखी गई है। जैसे अभी हम आने वाले चैप्टर्स में ही पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे ह्यूमंस में स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय होते हैं और विलाय क्या करते हैं, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। सरफेस एरिया के इंक्रीज होने से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाती है एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स की। डाइजेस्टेड जो फूड होता है उससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज्यादा एब्जॉर्ब होते हैं। तो यहाँ पर भी सेम ही हो रहा है। ये जो हाइफे होते हैं ना इनके लार्ज सरफेस एरिया होता है और जिसकी वजह से दे फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो ये ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल और इन टर्न जो रूट्स होती हैं वो इन हाइफे को शुगर और नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स देती है। तो इस तरह से मैंने बोला था ना कि एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक मतलब कि दोनों जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से किसी ना किसी तरह बेनिफिट कर रहे हैं। तो फंगस तो हेल्प कर रहा है उसको बहुत सारा पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में, वहीं जो रूट्स हैं वो फंगस को इंटर्न कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स दे रहे हैं और शुगर्स दे रहे हैं। करेक्ट? सिंपल। लेट्स सी आवर क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10. What role does root pressure play in water movement in plants? तो जो रूट का प्रेशर है, ठीक है, रूट में जो प्रेशर है वो क्या रोल प्ले करता है वाटर की मूवमेंट में इन प्लांट्स? तो सबसे पहली बात कि रूट प्रेशर है क्या? रूट प्रेशर बेसिकली एक पॉजिटिव प्रेशर है जो डेवलप होता है जाइलम सैप में
ऑफ रूट्स इन प्लांट्स, ठीक है। तो ये एक प्रेशर डेवलप होता है जिसकी वजह से पानी मूव करता है। तो ये एक रूट प्रेशर थ्योरी थी जो कि दी थी प्रिस्टली ने इन 1916। तो इन्होंने ये रूट प्रेशर थ्योरी दी थी टू एस्टैब्लिश, मतलब उन्होंने एक्चुअली वो ये बताना चाह रहे थे कि हाउ व्हाट इज द रोल ऑफ द रूट प्रेशर इन द मूवमेंट ऑफ वाटर। तो बेसिकली जो रोल है ना वो बहुत ही छोटा सा है। एक तो ये जो रूट प्रेशर है ना ये सिर्फ स्मॉल हाइट तक बनाया जा सकता है। तो इट मीन्स कि ये अप टू सर्टेन हाइट ये वर्क करता है, राइट। छोटे वाले प्लांट्स में ही वर्क करता है। सो इट इज एबल टू ट्रांसपोर्ट वाटर अप टू अ सर्टेन हाइट, ठीक है। एक सर्टेन हाइट तक पानी ले जाने में हेल्प करता है। और दूसरा ये री एस्टैब्लिश करता है कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन जाइलम। तो एक कॉन्टिन्यूअस चेन बनती है पानी की, राइट। तो हमें पता है कि अगर पानी को मूव करना है, ठीक है, पानी जो मूव करता है वो एक कॉन्टिन्यूअस चेन में करता है। तो ये जो एक कॉन्टिन्यूअस चेन बनाए रखने का जो फंडा है ना कि वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ के चलते रहें, कॉन्टिन्यूअस फ्लो बना रहे पानी का, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस रूट प्रेशर, ठीक है। और ये बड़े हाइट वाले प्लांट्स में तो वैलिड नहीं है, बट छोटे प्लांट्स में, छोटी स्मॉल हाइटेड प्लांट्स में रूट प्रेशर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है इन द मूवमेंट ऑफ वाटर, करेक्ट। सो आई होप दिस इज क्लियर, दिस वाज वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 11, describe transpirational pull model of water transport in plants and what are the factors influencing transpiration, how is it useful to plants। तो हमें ट्रांसपिरेशनल पुल मॉडल को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहली बात है कि ट्रांसपिरेशन क्या होती है, कब से पढ़ते आ रहे हैं हम ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो इट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स बाय और यू कैन से थ्रू स्टोमेटा ऑफ द लीव्स, ठीक है। तो स्टोमेटा के सरफेस पे हमने देखा है कि छोटे छोटे पोर्स देखे गए हैं और उन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। ये जो पोर्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एक तो ये ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं, पानी का लॉस होता है, मतलब जो एक्सेस वाटर है प्लांट्स में वो यहाँ से बाहर निकलता है। दूसरा गैसियस एक्सचेंज भी इन्हीं स्टोमेटल पोर्स की वजह से ही होता है, यहीं से गैसेस जो है ऑक्सीजन बाहर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर आ रही है फॉर फोटोसिंथेसिस, तो वो इन्हीं स्टोमेटल पोर्स से होता है, करेक्ट। तो सबसे पहली बात कि ये जो स्टोमेटा होते हैं ना, तो मैं एक ऐसे एक रफ सा डायग्राम बना देती हूँ आपके लिए। तो इट रिप्रेजेंट्स ओपन स्टोमेटा, ठीक है, जो ओपन पोर है, स्टोमेटल अपर्चर जो है ओपन है ये, और ये वाले जो सेल्स होते हैं ये स्टोमेटल अपर्चर है, ठीक है। व्हाट इज इट, इट इज स्टोमेटल अपर्चर। दीज आर गार्ड सेल्स, राइट। और इनके आसपास ना कुछ सेल्स देखे गए हैं, ठीक है। और वो सेल्स कौन से होते हैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज एपिडर्मल सेल्स। तो जब भी एक स्टोमेटा का जो अपर्चर है क्या वो ओपन रहेगा या वो क्लोज रहेगा, वो डिपेंड करता है इन गार्ड सेल्स पे। गार्ड सेल्स ही उनके ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे को रेगुलेट करते हैं बेसिकली, और उनको रेगुलेट करने वाले फैक्टर्स और हैं जो हम पढ़ेंगे। तो जो हमारे स्टोमेटल पोर्स हैं, सॉरी, तो अब ये जो गार्ड सेल्स हैं, ठीक है, और ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं ये एकदम ऐसे ना फ्लेसिड रहते हैं, ताकि जब स्टोमेटा ओपन है ना तो एकदम फ्लेसिड होते हैं ताकि स्टोमेटा ओपन रहे, ट्रांसपिरेशन हो सके, गैसियस एक्सचेंज हो सके। अब ये होता क्या है कि जब ये ट्रांसपिरेशन हो रही है, जब पानी का लॉस हो रहा है थ्रू दी स्टोमेटा, यहाँ से जब पानी का लॉस हो रहा है तो एक नेगेटिव प्रेशर या हम इसको नेगेटिव टेंशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो क्रिएट होता है इन द जाइलम वेसल्स। अब इस नेगेटिव प्रेशर या नेगेटिव टेंशन की वजह से क्या होता है कि नीचे से जो रूट्स हैं, रूट्स क्या करती हैं, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर,
ठीक है, तो रूट्स का काम क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करना। सो दीज रूट्स दे एब्जॉर्ब वाटर थ्रू द जाइलम वेसल, मतलब फ्रॉम द सॉइल, और जाइलम वेसल के थ्रू ये प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। तो जस्ट लेट अस कंसिडर कि ये एक जाइलम वेसल है, यहाँ पर रूट्स हैं, ठीक है, एक प्लांट की, इसके बीच में ना जाइलम वेसल है, स्टेम है, और ये मान लो कि एक जाइलम वेसल है। अब ऊपर ट्रांसपिरेशन हो रही है, यहाँ स्टोमेटा से पानी वाटर वेपर्स की फॉर्म में वाटर लॉस हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिससे रूट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर रही हैं, और एक कॉन्टिन्यूअस कॉलम की फॉर्म में ये जो पानी है ये रूट्स से स्टेम्स से होते हुए लीव्स तक, डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँच रहा है। तो इसमें दो फोर्सेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो फर्स्ट इज कोहेजन फोर्स, राइट, और दूसरी है एडहेजन फोर्स, राइट। तो ये जो दो फोर्सेस है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक वाटर कॉलम को बनाए रखने में। अच्छा, अब आपने ना कभी देखा होगा कि होता क्या है, हम ना पानी का टैप ओपन करते हैं, मान लो कि एक फ्रेश वाटर वाली पाइपलाइन है, ठीक है, तो वो कहीं पीछे से वॉल्व बंद कर देते हैं, और वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही एक फ्रेश वाटर के टैप में पानी आता है। तो जब पानी नहीं होता है तो पानी तो निकलेगा नहीं, ठीक है। अब क्या होगा, पीछे से वॉल्व खुल गया, पानी आ गया, तो अब क्या होगा, जैसे ही आप टैप खोलोगे ना, पहले तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स थोड़े से गिरेंगे और बहुत सारी हवा निकलेगी, आवाज़ होगी, हवा निकलती है बेसिकली, और उसके बाद जब पानी वहाँ से प्रेशर क्रिएट हुआ, पानी जब टैप में आता है, फिर वो एक कॉन्टिन्यूस कॉलम की फॉर्म में आता है। ऐसा नहीं होता कि उसके बाद भी वो वैसे ही कि बीच में हवा निकल रही है, बीच में पानी रुक जा रहा है, ऐसा नहीं होता है, एक कॉन्टिन्यूस कॉलम की फॉर्म में आता है। तो वो जो जैसे टैप खोला और आपकी पानी आपकी बकेट में गिरना शुरू हुआ ना, तो वो एक कॉन्टिन्यूस कॉलम बना होता है ना, कि बस पानी गिरता जा रहा है, बीच में कोई हवा नहीं है, कोई आवाज नहीं आ रही। सो दैट इज द बेसिकली द कॉन्टिन्यूस कॉलम दैट इज अगेन फॉर्म्ड इन द जाइलम वेसल्स। तो इसके लिए ये जो दो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं, पहली है कोहेजन। कोहेजन फोर्स होती है दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, नॉट दो वाटर मॉलिक्यूल्स बट वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। अगर ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे विद दिस कोहेजन फोर्स। तो वो अगर आपस में अट्रैक्टेड रहेंगे तभी तो कॉन्टिन्यूस कॉलम बना पाएंगे। और दूसरी चीज, अब इनको ऊपर भी जाना है, तो ऊपर जाने के लिए इनको जाइलम की तो जरूरत है, जाइलम वेसल्स की। तो जो एडहेशन फोर्स होती है वो होती है वाटर मॉलिक्यूल और सेल वॉल के बीच में। किसकी सेल वॉल? सेल वॉल होती है जाइलम वेसल्स की, करेक्ट। सो दिस इज द ट्रांसपिरेशनल पुल मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, करेक्ट। तो आपको यही सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है कि कैसे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ, कैसे कॉन्टिन्यूस वाटर कॉलम बना, और कौन सी दो फोर्सेस हैं जो इसको जो हेल्प करती है, और कैसे स्टोमेटा ओपन रहते हैं। तो ये हर एक पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट, दैट इज व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ट्रांसपिरेशन। Now talking about the second part of the question, that is factors affecting transpiration। तो ट्रांसपिरेशन को दो तरह के फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, सबसे पहले हैं एक्सटर्नल और फिर हैं इंटरनल। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स वो होते हैं जो कि प्लांट के बाहर होते हैं, कि जिस एरिया में प्लांट है उसका टेम्परेचर कैसा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, ठीक है, उसी पे डिपेंड करेगा। अब स्टोमेटा खुले रहेंगे, स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, प्लांट्स ज़्यादा पानी लूज करेंगे या कम करेंगे। देन इज ह्यूमिडिटी, उस एरिया में जो वाटर प्रेजेंट है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट है एयर में, वो कितने हैं। देन लाइट एंड विंड स्पीड। दूसरी चीज जो है वो है इंटरनल फैक्टर्स। अब अगर हमारी एक लीफ है, अब इस लीफ पे कितने स्टोमेटा है, कैसे है उनका डिस्ट्रीब्यूशन, अब वो स्टोमेटा कब खुलेंगे, बंद होंगे, वो सारी चीजें भी हैं, करेक्ट। दूसरा है कैनोपी का स्ट्रक्चर। अब जहां पर वो प्लांट है वहां की कैनोपी कैसे है, वहां पर पेड़ कैसे अरेंज किए गए हैं, राइट। देन वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन, उस प्लांट को कितना पानी मिल रहा है, जिस एरिया में वो है क्या वहां पर सफिशिएंट पानी है या नहीं है। तो ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं ट्रांसपिरेशन को। देन कम्स इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, तो ट्रांसपिरेशन जो है एक ट्रांसपिरेशनल पुल क्रिएट करता है, जिससे पानी एब्जॉर्ब होता है और ट्रांसपोर्ट होता है।
देन वाटर अवेलेबिलिटी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब दूसरी चीज क्या होती है, अब जब ये पानी रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं तो ये पानी लीव्स को भी जाता है, एंड वी नो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, राइट। तो यहाँ पर खाना बनता है, और खाना बनने के लिए एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है वाटर। तो फोटोसिंथेसिस भी तभी हो पाती है जब हमें क्या मिलता है, जब लीव्स को वाटर मिलता है। और कौन हेल्प करता है, ट्रांसपिरेशन। देन कम्स द थर्ड वन, दैट इज द कूलिंग इफेक्ट टू द प्लांट। अब ये जो पानी लॉस होता है, ये जो पानी का सर्कुलेशन होता है अंदर प्लांट के अंदर, इससे प्लांट को एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा है, हम बहुत सारी जगह पर पढ़ते हैं कि वाटर एक कूलिंग एजेंट है। जैसे अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की बात करें तो वाटर एक कूलिंग एजेंट है। क्या होता है, पानी को ना, ये जो पानी है, नॉर्मल पानी है, इसको घुमाया जाता है मशीनरी में, ताकि वो बहुत गर्म ना हो जाए और थोड़ा जो मशीन है वो ठंडी रहे और वो अच्छे से काम कर पाए और ज़्यादा समय तक अच्छे से काम करें। सो दिस ट्रांसपिरेशन लीड्स टू द कूलिंग इफेक्ट इन द प्लांट। देन कम्स इट मेंटेन्स शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। तो ये जो ट्रांसपिरेशन है, ये एक प्लांट को शेप भी देता है और उसका स्ट्रक्चर बनाए रखने में भी उसकी हेल्प करता है, करेक्ट। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 11 के सारे पार्ट्स आपको अब बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। Now talking about question number 12. So the question is, discuss the factors responsible for ascent of xylem sap in plants. तो ये ascent of sap होता क्या है? तो एसेंट ऑफ सैप बेसिकली मूवमेंट होता है वाटर का, अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। तो पानी कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट्स करते हैं। तो रूट्स को तो वो चाहिए नहीं होता है, किसको चाहिए होता है, प्लांट्स को और उसके डिफरेंट पार्ट्स को और लीव्स को, राइट। तो ये वाटर का अपवर्ड मूवमेंट है जो रूट्स से होता है टू द टॉप ऑफ द प्लांट, सो दैट इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सैप। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दिस एसेंट ऑफ सैप? सबसे पहले है रूट प्रेशर। तो रूट का जो प्रेशर है, जब ट्रांसपिरेशन होती है तो हमने देखा है कि रूट्स में एक प्रेशर जनरेट होता है, एक नेगेटिव प्रेशर, एक जाइलम वेसल में एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, और वो जो प्रेशर है वो रूट्स तक जाता है और रूट्स उससे क्या करते हैं, रूट्स सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को भेजते हैं। सेकेंड इज कोहेजन एंड एडहेजन। तो कोहेजन हमने पहले भी पढ़ा था, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक इंटरैक्शन, एक अट्रैक्शन, जिससे कि वो एक दूसरे से आपस से जुड़े रहते हैं। और एडहेजन मतलब वाटर मॉलिक्यूल और सेल वॉल के बीच की अट्रैक्शन, ठीक है। इन्हीं दोनों की वजह से एक कॉन्टिन्यूअस वाटर कॉलम बनता है इन जाइलम वेसल्स, राइट। सो सिंगल एन, सो एक कॉन्टिन्यूअस वाटर कॉलम बनता है इन द जाइलम वेसल्स। सो द थर्ड वन इज ट्रांसपिरेशनल पुल। एक ऐसा पुल जिससे कि, एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि पानी का लॉस होता है प्लांट से थ्रू स्टोमेटा, सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। और ये जो ट्रांसपिरेशन है, ये जो ट्रांसपिरेशनल पुल है, ये एक तरफ से क्या हो रहा है, पानी का लॉस हो रहा है प्लांट से, और दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, जो रूट्स है ना वो पानी क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही हैं और वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को दे रही हैं। सो दीज आर द थ्री फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सैप इन प्लांट्स। वो एक अपवर्ड मूवमेंट इन प्लांट्स, तो ये तीन फैक्टर्स जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस एसेंट ऑफ सैप के लिए। Question number 13. What essential role does the root endodermis play during mineral absorption in plants? तो क्या important role play करते हैं रूट एंडोडर्मिस मिनरल एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। तो रूट्स का काम क्या है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। अब जो प्लांट्स हैं उनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आते हैं या पैसिव से, ठीक है। मतलब एक ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ए फॉर एटीपी, ए फॉर एक्टिव, और दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग चीजें चलती जाती हैं और किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। तो जो रूट का एंडोडर्मिस होता है या जो एंडोडर्मल सेल्स होते हैं रूट्स में, दे कंटेन दिस स्यूबेरिन,
राइट। सो दे अलाउ सिलेक्टेड मिनरल्स टू पास थ्रू देम, वो हर किसी मिनरल को या हर किसी न्यूट्रिएंट को वो पास नहीं होने देते हैं, दे अलाउ ओनली सिलेक्टेड मिनरल्स टू पास थ्रू देम। तो जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं इन एंडोडर्मल सेल्स की मेम्ब्रेन में, वो एक्चुअली चेक पॉइंट्स एक्ट करते हैं कि अच्छा ये सही है इसको जाने दो, ये नहीं सही है ये नहीं जाएगा टाइप, ठीक है। सो दे एक्ट एज चेक पॉइंट्स ऑफ वेरियस सॉल्यूट्स विच आर रीचिंग द जाइलम, करेक्ट। तो जाइलम रूट से एंडोडर्मल सेल से जाइलम में पहुंचेंगे, फिर जाइलम वेसल्स जो है इसको थ्रू आउट द प्लांट अलोंग विद वाटर, इनको सारे प्लांट में जाके इन मिनरल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, करेक्ट। सो दिस इज द main role of endodermis, correct। Talking about question number 14, explain why xylem transport is unidirectional and phloem transport is bidirectional। unidirectional मतलब कि एक ही डायरेक्शन में, इन वन डायरेक्शन ओनली, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर, नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे, साइड की तरफ जा रहा है तो साइड, राइट की तरफ तो राइट, लेफ्ट की तरफ तो लेफ्ट। तो जहां पर हम जाइलम की बात करते हैं, जाइलम का काम है ट्रांसपोर्ट करना वाटर को, ठीक है। तो रूट से एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स को, और उनको जो शूट सिस्टम है बेसिकली, एक अगर हम एक प्लांट बनाते हैं तो ये वाला जो ग्राउंड से नीचे होता है वी कॉल इट एज अ रूट सिस्टम, और जो ग्राउंड के ऊपर होता है वी कॉल इट एज अ शूट सिस्टम, वेदर इट इज अ लीफ, इट इज अ स्टेम, दोज आर द ब्रांचेस, वो सारे शूट सिस्टम के अंडर आते हैं। तो जाइलम का काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना, वाटर और मिनरल्स को रूट से, और उस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है थ्रू आउट द शूट सिस्टम, तो उस वहाँ पर शूट सिस्टम में उस पानी को भेजना। तो ऑब्वियसली क्योंकि रूट्स तो नीचे हैं, यहाँ से पानी एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, इसलिए जो रूट्स जो वाटर की रिक्वायरमेंट है क्योंकि वो सिर्फ ऊपर की तरफ है, इसलिए जाइलम सैप जो होता है वो ऊपर की तरफ को मूव करता है एंड इट इज यूनिडायरेक्शनल, राइट। अब दूसरी चीज है फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है उसका काम है ट्रांसपोर्ट करना फूड या शुगर या स्टार्च यू कैन से। तो खाना कहाँ पर बनता है, व्हाट आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स, तो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज, तो वहां पर खाना बनेगा। अब इस खाने की रिक्वायरमेंट शूट सिस्टम में भी होती है, रूट सिस्टम में भी होती है। तो अब ये खाना लीव्स से हर डायरेक्शन में मूव करता है, नीचे को भी मूव करता है, ऊपर को भी मूव करता है, हर डायरेक्शन में जाता है। तो मतलब बेसिकली ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है, राइट। सो इट गोज अप, इट गोज डाउन एज वेल, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाय डायरेक्शनल, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ बाय डायरेक्शनल मूवमेंट, क्लियर। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इसीलिए जाइलम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है यूनिडायरेक्शन, मतलब उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज यूनिडायरेक्शनल, और फ्लोएम का होता है बाय डायरेक्शनल। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर्स इन प्लांट्स। तो ट्रांसलोकेशन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर्स इन प्लांट्स, और इसको किस में एक्सप्लेन किया गया है, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस में। तो ये किसने दी थी, ये दी थी अर्नस्ट मंच ने, ठीक है। तो इन्होंने दी थी प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, और इन्होंने बताया था कि कैसे फूड का मूवमेंट होता है फ्रॉम सोर्स टू सिंक, ठीक है। सो सोर्स इसमें क्या रहेगा, वही सोर्स तो वही होगा जहां पर खाना बनेगा। तो कहां पर बनता है प्लांट्स में खाना, लीव्स में, एंड से जो सिंक है हमारा वो है रूट्स, ठीक है। तो मतलब कि अब खाने को ट्रांसपोर्ट होना है फ्रॉम लीव्स टू द रूट्स। तो अब सबसे पहले क्या होगा, खाना जो बनेगा ना वो बनेगा ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन ये जो ग्लूकोज की फॉर्म है ना, इसको रखो कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय प्लांट्स, और इसको ना ही फ्लोएम टिश्यू जो है वो इसको ट्रांसपोर्ट करेगा। तो सबसे पहले सोर्स में ही ये जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू सुक्रोज, ठीक है। अब ये जो सुक्रोज है नाउ इट इज ट्रांसपोर्टेड। सबसे पहले सुक्रोज जो है वो जाता है कंपेनियन सेल्स में, जो एडजेसेंट फ्लोएम होता है उसके कंपेनियन सेल्स में जाता है। कंपेनियन सेल से ये मूव हो जाता है इनटू द सीव ट्यूब्स। अब सीव ट्यूब्स के आसपास होते, अब ये जो प्रोसेस होता है ना, इट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या लगती है, एनर्जी लगती है इसको ट्रांसपोर्ट करने में। सो रिमेंबर, पहले कंपेनियन सेल्स में आएगा खाना, फिर ये सीव ट्यूब्स में जाएगा और इस प्रोसेस में लगता ही है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो दिस मीन्स दिस इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, करेक्ट। अब जब एक बार खाना सीव ट्यूब्स में आ गया, जब सुक्रोज सीव ट्यूब्स में आ गया, तो जो एडजेसेंट जाइलम टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं, वहां से पानी आ जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो सीव ट्यूब्स में पानी आ जाता है, ठीक है। सो शुगर लीव्स द सीव ट्यूब्स। अब ये जो पानी है ना, मतलब इस पानी की हेल्प से ये जो खाना है, ये जो सुक्रोज है, ये मूव करता है फ्रॉम सोर्स टू सिंक, ठीक है। अब सिंक में जाके क्या होता है, सीव ट्यूब्स से ये खाना सिंक में मूव कर जाता है, से रूट के सेल्स में मूव कर जाता है, एंड अगेन इट इज व्हाट, इट इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पर ये खाना स्टोर भी किया जाता है, ये सुक्रोज जो है ये स्टोर भी किया जाता है, करेक्ट। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर देखो, जैसे ये शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, ये स्टेम की टिप है, यहाँ पर कहीं पर ये खाना बना है, तो ये जो शुगर है ना, ये इट एंटर, मतलब यहाँ पर एक तो पहले पानी एंटर होगा फ्रॉम जाइलम टिश्यूज, वो सीव ट्यूब्स में आएगा, और यहाँ पर हाई टर्गर प्रेशर होगा, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन जो है खाने की वो भी ज़्यादा होगी, राइट। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, तो यहाँ से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, और फाइनली जब ये सिंक में पहुंच जाएंगे, मतलब फ्रॉम सोर्स टू सिंक जब ये आ जाएंगे, नाउ शुगर विल लीव दीज sieve tubes for metabolism and storage and water flows by osmosis। तो water का flow osmosis के थ्रू वापस, मतलब जो पानी है वो वापस से sieve tube से चला जाएगा बाय osmosis। कहाँ जाएगा, जाइलम में जाएगा, करेक्ट। सो दिस इज बेसिकली द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, आपको स्टार्ट करना है जब फोटोसिंथेसिस से शुगर बन रही है, जब ग्लूकोज बन रहा है। अब ग्लूकोज तो भाई वो नहीं ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो उनको क्या बनना पड़ेगा, सुक्रोज। अब सुक्रोज जो है, अब क्योंकि हम ट्रांसलोकेशन की बात कर रहे हैं, तो अब ये जो सुक्रोज है ये चला जाएगा फ्लोएम में। फ्लोएम कौन से सेल्स में, कंपेनियन सेल्स में। कंपेनियन सेल्स के बाद सीव ट्यूब्स में, और सीव ट्यूब्स में ही एडजेसेंट जाइलम से क्या आएगा, वाटर आएगा बाय ऑस्मोसिस। अब फ्रॉम सोर्स, बिकॉज इट हैज द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सुक्रोज, इट विल मूव टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, सो दैट इज सिंक। अब सिंक में एक बार खाना पहुंच गया, तो अब सीव ट्यूब से निकल के वो सिंक में आएगा, और वाटर जो है वो फ्लो हो जाएगा बैक टू द जाइलम बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, करेक्ट। सिंपल एंड क्लियर, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम बना के, अगर ये नहीं तो आप एक फ्लो चार्ट बना के भी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, what causes opening and closing of guard cells of stomata during transpiration। तो हम छोटी छोटी चीजें रिवाइज करते हुए चलेंगे। सबसे पहले स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या थे, टाइनी पोर्स, राइट। कहाँ पर थे ये टाइनी पोर्स, ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, ठीक है, लोअर एपिडर्मल सरफेस ऑफ द लीफ, करेक्ट। तो स्टोमेटा जो होते हैं उनको गार्ड करते हैं गार्ड सेल्स। सो ये है स्टोमेटा, ठीक है। तो ये स्टोमेटल अपर्चर है, और ये इसके साइड में है कुछ गार्ड सेल्स, और उसके बाद है ये सबसिडरी सेल्स, करेक्ट। तो इन स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग की, अपर्चर अब ओपन होगा या क्लोज होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेंगे ये गार्ड सेल्स, करेक्ट। तो अब ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो डिपेंड करती है कि ये जो गार्ड सेल्स हैं इनकी टर्जिडिटी कैसी है, ठीक है। मतलब कि यूजुअली दे आर टर्जिड व्हेन दे आर ओपन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये स्वेल होते हैं और ये अपनी शेप को मेंटेन करते हैं व्हेन द गार्ड सेल इज ओपन। सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, सो द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स इंक्रीजेस। जो गार्ड सेल्स होते हैं उनकी टर्जिडिटी इंक्रीज हो जाती है, जो आउटर वॉल्स हैं वो बल्ज हो जाते हैं बाहर को, जैसे कि ये आपको देखने को मिल रहा है। तो आउटर वॉल्स ऐसे बल्ज हो जाते हैं, और जो अंदर वाली वॉल्स होती हैं वो ऐसे क्रेसेंट शेप बना लेती हैं, करेक्ट। तो और इनके अंदर कुछ माइक्रोफाइब्रिल्स होती हैं। क्या होती हैं, माइक्रोफिब्रिल्स, राइट।
जब एक स्टोमेटा ओपन होता है, जब एक स्टोमेटल अपर्चर ओपन होता है, तो ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स होती हैं इनकी रेडियल अरेंजमेंट होती है, मतलब ये ऐसे अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। वहीं पर जब हम क्लोजिंग की बात करते हैं तो क्लोजिंग इज अगेन रेगुलेटेड बाय दीज गार्ड सेल्स। तो यहाँ पर ना गार्ड सेल्स अपनी टर्जिडिटी को लूज कर देते हैं, गार्ड सेल्स टर्जिड नहीं रहते हैं, तो ये कुछ ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। ये हमें कुछ ऐसे को देखने को मिलते हैं, करेक्ट। तो द आउटर एंड इनर वॉल्स रिटेन द ओरिजिनल शेप, जो इनकी ओरिजिनल शेप होती है उस शेप में वापस आ जाते हैं, और जो इनके माइक्रोफाइब्रल्स होती हैं उनका ऐसा लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट देखा जाता है, करेक्ट, सिंपल है। So this is the opening and closing of guard cells. Ab now we have drawn these two images, we have kept these two images, right? Just to revise जो हमने पहले पढ़ा था, so these are the bean shaped cells और the bean shaped guard cells जो कि डाइकॉट में present होते हैं, and these are the dumbbell shaped, ये आपको डम्बल्स की तरह दिखाई दे रहे हैं, साइड से swollen और बीच से एक लंबी सी स्टिक जैसी, करेक्ट। सो दीज आर मोनोकॉट, दीज आर द गार्ड सेल्स इन मोनोकॉट प्लांट्स, करेक्ट, सिंपल। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस हमने इस चैप्टर के डिस्कस किए हैं वो आपको क्रिस्टल क्लियर तो हुए ही होंगे। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।